नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष यूपीएससी या आईएएस में दर्शन शास्त्र विषय में एक टॉपिक विकास एवं सामाजिक उन्नति के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी से संबंधित एक प्रश्न सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 1999 में पूछा गया था। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, और जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें से कि भारत में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास की आवश्यकता क्या है, क्यों है, साथ ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति और आध्यात्मिकता ये दोनों परस्पर विरोधी है, तो क्या ये एक दूसरे के सहयोगी हो सकते या ये एक दूसरे के विरोधी ही रहेंगे, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम सर्वप्रथम वैज्ञानिक मनोवृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति जब मानव का जीवन अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, पक्षपात, भेदभाव, लोक उत्तेजना एवं रूढ़िवादिता पर आधारित ज्ञान से संचालित न होकर निष्पक्ष चिंतन अर्थात विवेक आधारित ज्ञान से संचालित होता है, तो प्राय उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक माना जाता है। और जब विवेक आधारित चिंतन उसका स्वभाव हो जाता है, अर्थात मानवीय चिंतन में व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर घटनाओं को, परिघटनाओं को देखने लगे, तो ऐसी वृत्ति को वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहा जाता है। साथियों, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानव भी एक पशु है, लेकिन पशुओं से उसमें भिन्नता है, तो वो भिन्नता का आधार क्या है? वह भिन्नता का आधार है मनुष्य की विवेकशीलता, अर्थात मनुष्य में चिंतन करने की एक ऐसी पद्धति है जो प्राय जानवरों में नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा कि जानवर भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, अगर वह सोचते भी है तो कुछ समय के लिए ही, लेकिन मानव तो सदियों से आगे की सोच रखता है और वह प्रयास कर रहा है कि प्रकृति पर कैसे विजय पाई जा सके। इसी क्रम में मनुष्य अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, पक्षपात, भेदभाव, लोक उत्तेजना और रूढ़िवादिता, इन सबको न माने और निष्पक्ष चिंतन पर केवल विवेक के आधार पर ज्ञान को माने, तो वह मनोवृत्ति वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहलाती है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, पक्षपात, भेदभाव, लोक उत्तेजना एवं रूढ़िवादिता क्या होती है, जिससे मनुष्य का बचना आवश्यक है ताकि वह सही तरीके से सोच सके, समझ सके। सर्वप्रथम हम अंधविश्वास को देखते। अंधविश्वास तो साथियों, जैसे कि हमने पहले भी धर्म के उद्गम के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने यह देखा कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य प्राकृतिक जीवन जीता था और कोई समाज या समुदाय का विकास नहीं हुआ था। तो जिस प्रकार पशु अपने आदिम जीवन में जी रहा है आज भी, उसी प्रकार मनुष्य भी जीता था। वह शिकार करता था और गुफाओं में रह के अपना जीवन यापन करता था। लेकिन कुछ समय बाद मनुष्य के इकट्ठे होने पर समुदाय बनने लगे और समुदायों से समाज का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आदिम मनुष्य के समक्ष ऐसी कई घटनाएं घटती थी जिनके बारे में वह वैज्ञानिक तरीके से उस समय नहीं जान पाया। जैसे
वर्षा, बिजली, रोग, भूकंप, वृक्षपात, विपत्ति आदि ये ऐसी घटनाएं थी कि इनको मूल कारणों को मनुष्य नहीं जान पाता था, तो वह मान लेता था कि ये सभी घटनाएं अज्ञात तथा अज्ञेय देव, भूत, प्रेत और पिशाचों के प्रकोप के परिणाम माने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब भी ऐसे विचार मानवीय अवचेतन में विलीन नहीं हुए, वरन ये अंधविश्वास माने जाने लगे। आदिकाल में मनुष्य का कार्य क्षेत्र संकुचित था, इसलिए अंधविश्वासों की संख्या भी अल्प थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की क्रियाओं का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अंधविश्वासों का जाल भी फैलता गया और इसके अनेक भेद प्रभेद हो गए। इस प्रकार अंधविश्वास सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। विज्ञान के प्रकाश में भी ये छिपे रहते हैं, अभी तक इनका सर्वथा उच्छेद नहीं हुआ है। अर्थात ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास केवल पिछड़े देशों में ही है, वरन जिन देशों को हम विकसित मानते हैं वहाँ भी कई ऐसे अंधविश्वास भरे हुए हैं और वो मानवीय अवचेतन में अव्यक्त रूप से रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पश्चिमी समाज अपने आप को पूर्वी समाज की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ मानता है और मानता है कि वह ईश्वर के दूत है, जिनको इस पूरी दुनिया में सभ्यता का प्रसार करना है। लेकिन उनकी सभ्यता की जो परिभाषा है वो आज के समय पूर्णतः फेल हो गई, अर्थात असफल हो गई। कोरोना काल ने दिखा दिया है कि मानव चाहे जितने प्रयास कर ले, प्रकृति से विजय पाना बहुत आसान नहीं है और प्रकृति का हम जितना शोषण करेंगे तो प्रकृति भी समय आने पर उसका हमें जवाब देगी। तो इस प्रकार अंधविश्वास हर मानव के मन में कहीं न कहीं छुपे हुए रहते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या उसके प्रति मन में निर्णय ले लेना। इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग किसी विशेष लिंग, राजनीतिक विचार, वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्रीयता के हो। पूर्वाग्रह की भावना से पीड़ित लोग किसी भी तरह सही बात को भी समझने को तैयार नहीं होते। अपने ढीठ स्वभाव के कारण जब वो तर्क से नहीं जीत पाते तो कुतर्क करने लगते हैं। ऐसे पूर्वाग्रह हमारे स्वभाव में निश्चित रूप से छुपे हुए रहते हैं। उसी के कारण हम प्राय मनुष्यों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करते हैं। जैसे हम कई बार अपनी जाति की श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त होते हैं, इसी प्रकार कई बार हम अपने धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की भावना से ग्रस्त होते हैं कि हमारा धर्म ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म है और अन्य धर्म बेकार है। इसी प्रकार संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सभी वादों में कहीं न कहीं पूर्वाग्रह की भावना छुपी हुई रहती है, जो केवल अपने समुदाय के हित के लिए बात करते हैं। यह लोग विज्ञान को मानते तो है, लेकिन फिर भी कई बातों में ऐसा समझते हैं कि हमें निष्पक्ष व्यवहार न करके केवल अपने समुदाय के लिए ही कार्य करने हैं। परंपरा से हमें अच्छे संस्कार भी मिलते हैं और बहुत सारे पूर्वाग्रह भी। संस्कार तो हमारे स्वभाव में घुल मिल जाते हैं,
लेकिन पूर्वाग्रह हमारे अंतर्मन में कहीं गहरे धसे रहते हैं और जरा सा मौका पाते ही कुल बुलाकर बाहर निकल पड़ते हैं। पूर्वाग्रह के इन कीड़ों को नष्ट करना जरूरी है। तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए हमें पूर्वाग्रह से भी मुक्ति आवश्यक है, क्योंकि पूर्वाग्रह की बेड़ियां ग्रहण लगा देती है। सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को जंग लगा देती है। नकारात्मक सोच है तो फिर पूछो ही मत, लड़ने से पहले ही हरा देती है। पूर्वाग्रह को फोबिया पता नहीं विज्ञान ने अब तक बीमारी घोषित क्यों नहीं किया। जो पूर्वाग्रह के साथ जिया वो भी क्या खाक जिया। पूर्वाग्रह के बारे में एक और भी कोटेशन है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हर छवि धुंधली ही नजर आएगी, पास जाकर देखिए झूठ की हर परत नजर आएगी। अर्थात जब हम पूर्वाग्रह से मन को हटा ले तो हमें असली सत्य नजर आएगा। हमारे वेद और उपनिषदों में भी यह भावना बताई गई है और आधुनिक दर्शन के जनक देकार्ते के दर्शन में भी हम देखते हैं कि पूर्वाग्रह को हटाना आवश्यक है ताकि हम सच का पता लगा सके। हमारे वेद उपनिषदों में तमसो ज्योतिगमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलो, इस प्रकार की भावना की कामना की गई है। पूर्वाग्रह की वजह से मनुष्य सच्चाई जाने बिना, पक्ष को समझे बिना सही व्यक्ति को भी गलत समझ लिया जाता है, जिससे कई जीवन अंधकार में चले जाते हैं। यह पूर्वाग्रह विकारों की बात कोई धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं बल्कि बड़ी व्यवहारिक बात है, और विकारों से मुक्त होने पर हम उनसे उपजे पूर्वाग्रह से मुक्त हो पाते हैं और दुनिया जैसी है उसे वैसा ही निरपेक्ष भाव से हम देख पाते हैं। लेकिन क्या पूर्वाग्रहों से मुक्त होना इतना सरल है? नहीं, क्योंकि पहले हमें जानना तो होगा कि पूर्वाग्रह होते क्या है, और फिर उन पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए साधना पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा। इसी प्रकार हम एक और अन्य तथ्य पक्षपात को देखते हैं। पक्षपात किसी व्यक्ति, संस्थान, प्रकाशन या संगठन के दृष्टिकोण के ऐसे रुझान को कहते हैं जिसमें किसी विषय को अधूरा परिप्रेक्ष्य रखा जाए या प्रस्तुत करा जाए और अन्य दृष्टिकोणों की संभावनाओं या उपयुक्तता से बिना उचित आधार के इनकार कर दिया जाए। अर्थात पक्षपात में केवल अपने पक्ष के प्रति भावना रखी जाती है और दूसरे पक्ष के प्रति विरोध की भावना रखी जाती है, चाहे दूसरा पक्ष कितना भी सही हो। अक्सर पक्षपाती व्यवहार किसी सांस्कृतिक वातावरण में सीखा जाता है। व्यक्तियों में किसी अन्य व्यक्ति, जातीय समूह, राष्ट्र, धर्म, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक दल, अवधारणा, लिंग, सामाजिक व्यवस्था, विचारधारा या जीव वैज्ञानिक जाति के समर्थन में या उसके विरुद्ध पक्षपात विकसित हो सकता है। पक्षपात कई रूपों में प्रकट हो सकता है। विज्ञान और अभियांत्रिकी में पक्षपात एक व्यवस्थित त्रुटियों का स्रोत होता है। उदाहरण के लिए मानव अक्सर किसी परिघटना को समझने के लिए कोई व्यवस्थित चीज़ या पैटर्न ढूंढने का प्रयास करता है और उसकी अनुपस्थिति में उन्हें ऐसी व्यवस्था प्रतीत हो सकती है क्योंकि मानवीय सोच में किसी परिघटना के निरर्थक होने के विरुद्ध पक्षपात निहित है। अर्थात पक्षपात मानवीय अपचेतन में निहित रहता है। पक्षपात जैसी ही एक अन्य भावना भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन में किसी व्यक्ति या अन्य चीज़ के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को कहते हैं। भेदभाव में अक्सर किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से वांछित कर दिया जाता है।
भेदभाव युक्त परंपराएं, नीतियाँ, विचार, कानून, रीतियाँ बहुत से समाजों, देशों और संस्थाओं में है और अक्सर यह वहाँ भी मिलता है जहाँ औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या अनौचित समझा जाता है। यह किसी धर्म, जाति, मूल, वंश के प्रति किया गया नकारात्मक व्यवहार है। जैसे भारत में जातिवाद की वजह से हम देखते हैं कई बार कई लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। समाज में उच्च और निम्न वर्ग की भावना पाई जाती है। जब प्रकृति या ईश्वर ने सभी को बराबर जन्म दिया है तो ऐसे में सभी मनुष्य और समाज सम्मान के हकदार है, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा समान व्यवहार नहीं कर पाता और वह कई बार पक्षपात या भेदभाव एक समुदाय के प्रति कर बैठता है। कई बार यह जानबूझकर होता है और कई बार संस्कार के रूप में बाल मन में ही ऐसे विचार बच्चों में भर दिए जाते हैं जो बड़े होकर ऐसी भावनाओं को बढ़ाते हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक मनोवृत्ति ही ऐसी भावनाओं से हमें बचना सिखा सकती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लोक उत्तेजना या लोक उत्तेजक। हम ये देखते हैं कि विभिन्न समय में बहुत सारे लीडर्स ऐसे पैदा हुए जिन्होंने समाज को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए साधन बना लिया और अपने विचारों को इस प्रकार रखा ताकि लोग भ्रमित होकर एक समुदाय के प्रति पूर्णतः आक्रामक हो उठे। जैसे लोक उत्तेजक ऐसे राजनीतिक नेता जैसे हिटलर, मुसोलिनी होते हैं जो साधारण लोगों में पूर्वाग्रह और अनभिज्ञता के प्रयोग से उन्हें भावुक बनाकर या भड़काकर स्वयं को लोकप्रिय बनाए और सत्ता प्राप्त करने को सफल या असफल प्रयास करे। जनोत्तेजक लोगों में विवेचना, समझबूझकर विश्वास करने पर रोक लगाते हैं और राजनीतिक व्यवहार के मान्य आचरण का उल्लंघन करते हैं या उल्लंघन करने की धमकी देते हैं। वे अक्सर किसी गूढ़ राष्ट्रीय या सामाजिक समस्या पर तेजी से बलपूर्वक कदम उठाने की बात करते हैं और सूझबूझ से काम लेने वाले विरोधियों पर कमजोरी, गद्दारी, भ्रष्टाचार या राष्ट्रद्रोही का आरोप लगाते हैं। इतिहास में ऐसे नेताओं ने कई बार अपने देश और समाजों को हानि पहुंचाई है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि विभिन्न देश और कालों में ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने समाज को भारी क्षति पहुंचाई है। आज भी हम कई अफ्रीकी देशों में ऐसे नेताओं को देख सकते हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है। रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है? तो रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विवर्त एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था और प्राग अनुभव के आधार पर करती है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करती है। जैसे हम दर्शन शास्त्र में डेविड ह्यूम एनवंड वर्क का जब अध्ययन करेंगे तो हमें यह देखेंगे कि इन लोगों ने तर्क या बुद्धि के स्थान पर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया और आस्था को प्रमुख माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का संबंध दृष्टिकोण, पद्धति और स्वभाव से है
दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति सोचने या चिंतन करने की एक प्रक्रिया है, जीवन जीने का एक तरीका है, कार्य करने की एक पद्धति है, जिसमें किसी बात को उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों को समझे बिना स्वीकार नहीं किया जाता। वस्तुतः वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवता ही है। यह वैज्ञानिक मनोवृत्ति तर्क वितर्क की मनोवृत्ति है, छानबीन की मनोवृत्ति है, जो हमने ऊपर रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, भेदभाव, पक्षपात, इन सब से दूर रहकर सत्य की निरंतर खोज का प्रयास करती है। यह वैज्ञानिक मनोवृत्ति सहयोग, सुधार, विचार एवं प्रगति की मनोवृत्ति है। नेहरू के अनुसार लोगों का वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त होना मानवीय प्रगति का सूचक है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति वैज्ञानिक या इंजीनियर की धरोहर नहीं है, जैसा कि कई बार लोग ऐसा दावा करते हैं कि जिन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया है उनकी सोच वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त होगी। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में देखा है कि रूढ़िवादिता, भेदभाव, पक्षपात, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, ये ऐसी भावनाएं हैं जो मनुष्य मन में छुपी हुई रहती है और समय आने पर प्रकट हो जाती है। इसमें कई बार बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन भावनाओं को कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में छिपाए हुए रखते हैं और वह वैज्ञानिक मनोवृत्ति से, तर्क वितर्क से या सच जानने की प्रवृत्ति से दूर रहकर अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसी भावनाओं का प्रयोग करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति वैज्ञानिक या इंजीनियर की धरोहर नहीं है, साथ ही इसका आशय आविष्कार करने के समर्थ तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तकनीकों की जानकारी से भी नहीं है। कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति से रहित हो सकता है। दूसरी तरफ साधारण किसान भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त हो सकता है। जैसे भारतीय साहित्य में जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो उनके विचारों को जान के हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी भी अनपढ़ होते हुए वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त है, अर्थात वह सभी पूर्वाग्रह, भेदभाव, पक्षपात, अंधविश्वास ऐसी सभी भावनाओं को अपने जीवन से दूर करके और पूर्ण आस्थापूर्ण जीवन जीते हैं और सभी मानवों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आज के समय हम यह देखते हैं कि कितने लोग कबीर के विचारों को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग हमें समाज में मिलते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक आधार, विवेक एवं व्यवहार के साथ समन्वय है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा एवं खोजी प्रवृत्ति को इंगित करता है। यह वैज्ञानिक मनोवृत्ति व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का उसके आचरण को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति जीवन के आंतरिक पक्ष अर्थात बौद्धिक, तार्किक, समीक्षात्मक और रचनात्मक क्षमताओं से जुड़ी हुई है, जिसका प्रगतिकरण बाह्य व्यवहार एवं अन्य कार्यकलापों में होता है। वर्टन रसेल के अनुसार प्रचलित विश्वासों एवं प्रारंभिक पूर्वाग्रहों से रहित होकर निष्पक्ष एवं शांत चित्त भाव से ज्ञान की प्रगतिशील जिज्ञासा ही वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के प्रमुख आधारों में से व्यवस्थित संदेह, अर्थात हर बात पर संदेह किया जाए जब तक कि हम सच तक नहीं पहुंच जाए। अनुभव और परीक्षण, अर्थात जब हम किसी सत्य को जान ले तो उसको अनुभव में ले और परीक्षण करे ताकि उसकी सत्यता को पूर्णतः स्थापित किया जा सके। वस्तुनिष्ठता, अर्थात वह सत्य केवल ऐसा नहीं हो जो केवल हमारे मानवीय मन की उपज हो,
वरन वह ज्ञान वस्तुनिष्ठ ज्ञान हो, जो हमारे मन से भी पृथक रूप से वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य हो। तटस्थता अर्थात हमें अपने जो विचार है, जो पूर्वाग्रह है, जो पक्षपात की भावनाएं हैं, अंधविश्वास है, उन सभी को अलग रखकर तटस्थ दृष्टिकोण से सोचना होगा। सत्य जानने की इच्छा करनी होगी और अन्वेषण एवं विश्लेषण अर्थात उस सत्य को जानने के लिए हमें अन्वेषण और विश्लेषण इन पद्धतियों का भी सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही जब हम उस सत्य को जान ले तो व्यवहार में उस सत्य की विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। तो साथियों, इस प्रकार हमने वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बारे में यहाँ अध्ययन किया। वैज्ञानिक मनोवृत्ति में इनके अलावा साक्ष्य आधारित नए विचारों को ग्रहण करने की स्थिति एवं भ्रांत धारणाओं को परित्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार मानसिक सक्रियता, धैर्य, मनुष्य की कार्य क्षमता, भाग्यवाद का विरोध, इहलौकिकता तथा अपने विचारों को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति तथा जिज्ञासु एवं ग्रहणशील प्रवृत्ति भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति के आधार माने जाते हैं। तो हमने यहाँ पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति को समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने यह जाना कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति के मुख्य दुश्मन कौन कौन से हैं। तो हमने उन चीज़ों को भी क्लियर किया कि अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, पक्षपात, भेदभाव, ये सब कहीं न कहीं हमारे जीवन में असर रखते हैं। लेकिन जब हम वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त होंगे, तटस्थ दृष्टिकोण से निष्पक्ष चिंतन करेंगे, तो हम वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त हो जाएंगे और सत्य को और भी स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। यद्यपि सभी मनुष्यों का इन प्रवृत्तियों का विरोध करना मुश्किल है, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि यदि हम समाज में वैज्ञानिक मूल्यों की स्थापना करें और हर व्यक्ति को इसी प्रकार से वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ जीवन सिखाना है, तो हमें अपने अध्ययन और अध्यापन, स्वाध्याय, इन सब में वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त होना ही पड़ेगा। तभी हम एक बेहतर समाज